कश्मीर लाइफ की ड्रीम बिग सीरीज सीज़न 2 में आप सबका खैर मकदम है। ऐसे स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं जिन्होंने कश्मीर से बाहर बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स फेलोशिप्स के थ्रू अपना एडमिशन लिया। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ी है मारिया। आपका कश्मीर लाइफ में खैर मकदम है। थैंक यू। सबसे पहले आप कश्मीर में कहाँ से है और कहाँ पढ़ा है आपने? मैं कश्मीर में श्रीनगर से ही हूँ, लाल बाज़ार इलाके से, और पढ़ाई मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही की है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एमए रोड में। ओके, क्या पढ़ा आपने, मतलब कौन से कोर्स में आपने? मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया मेरे ग्रेजुएशन में। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर गई। वहाँ पर कौन सा कोर्स आपने लिया, कौन सी डिग्री? इंग्लिश लिटरेचर का एक सब कोर्स है, 20th एंड 21st सेंचुरी लिटरेरी स्टडीज़, आप उसको मॉडर्न लिटरेचर के नाम से भी कह सकते हैं। उसमें मैंने 1 ईयर मास्टर्स किया। ओके, किस यूनिवर्सिटी से? डरहम यूनिवर्सिटी, यूके में। ओके, एंड स्कॉलरशिप जो मेन हमारा एक ये होता है कि स्कॉलरशिप कौन सी थी? स्कॉलरशिप मेरी थी चीवनिंग स्कॉलरशिप। इट्स अ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बेसिकली यूके की गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है बहुत सारे बच्चों को, मोस्टली कॉमनवेल्थ कंट्रीज से या लो इनकम कंट्रीज से, जो कि मुझे लगता है इंडिया से तकरीबन 35 से 40 बच्चों को हर साल लेते हैं वो लोग। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, बट आई थिंक अचीवेबल, वेरी मच अचीवेबल। ओके, तो ये आपका जो प्रोसेस का ही बिल्कुल वो होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स आगे पीछे रह जाते हैं। सो स्टार्ट कैसे आपने किया, जो बिल्कुल वो बिगिनिंग पॉइंट क्या था आपके पूरे प्रोसेस का? थोड़ा अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पे कॉलेजेस में आई डोंट थिंक ज़्यादा बताया जाता है फॉरेन स्कॉलरशिप्स के बारे में। बट बहुत ही सिंपल बेसिक सा प्रोसेस है। आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, उनका एप्लीकेशन साइकिल पहले आपको मालूम करना है कि डेडलाइंस क्या है और एप्लीकेशन कहाँ से शुरू हो रही है, कि कौन सी डेट से शुरू हो रही है। जनरली जो कि अगस्त में खुल जाती है और नवंबर तक चलती है उनकी एप्लीकेशंस। काफ़ी बड़ा टाइम होता है एप्लीकेशन भरने के लिए, और प्रोसेस थोड़ी टीडियस है, प्रोसेस थोड़ी लेंथी है, बट चूंकि वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आप आराम से वो प्रोसेस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो फिर मतलब एक कितना टाइम लगता है? फॉर एग्जांपल मैंने अभी एप्लीकेशन सबमिट की, तो कितना टाइम लगता है रिजल्ट आने में, कि मतलब मैं सिलेक्ट हुई या नहीं, वो कितना? इट्स लाइक अ 2 फेज प्रोसेस। पहले आपने एप्लीकेशन भरा, आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, उसके बाद आपका जो रिटन एप्लीकेशन था जो आपने सबमिट किया वो पहले प्रोसेस होगा, और उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो है फाइनलाइज हो जाएगा। और ये साइकिल का क्या मतलब ये होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एवरी ईयर इट विल बी इन जनवरी या डिफरेंट ऐसे? नहीं, सेम डेट रहता है, बहुत थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा कुछ दिन जनरली, और मोस्टली नहीं होता। दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर डेट्स, और मोस्टली इट स्टार्ट्स फ्रॉम अगस्त, मिड अगस्त या कभी कभी बिगिनिंग अगस्त से भी शुरू हो जाता है, और लगभग मिड नवंबर तक या बिगिनिंग नवंबर तक इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस चलती हैं। ओके, जैसे आपका तो आपने इंग्लिश ऑनर्स का एक वो ये स्ट्रीम में आपने मास्टर्स किया, बट और कौन कौन से कोर्सेज में लाइक ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल जो हम इस स्कॉलरशिप के थ्रू परस्यू कर सकते हैं? ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, और मुझे लगता है जो कि हम लोग थोड़े जेनेरिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो मैं इंग्लिश लिटरेचर को एज इंग्लिश लिटरेचर ही ढूंढने की कोशिश करूँगी, जबकि वहाँ पे बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट्स अवेलेबल है इंग्लिश लिटरेचर की ही स्ट्रीम में, और आपको अपना बहुत स्पेसिफिक इंटरेस्ट का कोर्स मिल जाएगा। जैसे मुझे बहुत ही स्पेसिफिक मॉडर्न लिटरेचर का कोर्स मिला, विच इज़ नॉट नेसेसरली कि हर जगह अवेलेबल हो। हर जगह आपको जनरली एक जेनेरिक सा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपनी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के हिसाब से भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट्स पे जाके उनके पर्टिकुलर कोर्सेज देख सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट को केटर करे। ओके, तो आपने एप्लीकेशन का आपको मतलब बेसिकली आपको कहाँ से आपको मालूम पड़ा इस स्कॉलरशिप के बारे में कि नहीं, लाइक मुझे ट्राई करना चाहिए? आई थिंक मोस्टली तो मेरे दोस्तों से ही पता चला, बिकॉज वो लोग भी अप्लाई कर रहे थे। मगर जनरली अगर आप मास्टर्स के लिए बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर स्कॉलरशिप्स दैट यू विल कम अक्रॉस। आपकी रिसर्च में जब आप रिसर्च शुरू करेंगे इसके लिए, यूके में अगर आप जाना चाहते हैं तो चीवनिंग इज़ वन ऑफ द टॉप लिस्टेड स्कॉलरशिप्स, और ये तो आपकी रिसर्च में पहला ही ऑप्शन होगा कि आप चीवनिंग लें। इनके मतलब नो डाउट इट्स द टॉप मोस्ट स्कॉलरशिप जितना हमें भी मालूम है। और कोई स्कॉलरशिप्स लाइक इफ़ यू वांट टू नेम अ फ्यू स्कॉलरशिप्स जो अच्छी रहती है, जो स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहिए जिनके लिए? बिल्कुल, यूके में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है जो कि बहुत सारे बच्चों को लेती हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज से। गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी की अपनी फंडिंग्स भी होती हैं, इंटरनल फंडिंग्स होती हैं। चार्ल्स वॉलेस स्कॉलरशिप है, ग्रेट स्कॉलरशिप है, फीलिक्स स्कॉलरशिप है, ये सब यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि
कॉम्पिटिटिव होती है, बट बहुत सारे बच्चे हर साल जाते हैं, दे मेक इट. तो इफ़ ओनली यू नो हाउ टू डू द प्रोसेस एंड इफ़ ओनली यू प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, आई थिंक बहुत अचीवेबल है ये. देखिए कॉम्पिटिटिव जो जब आती है स्कॉलरशिप्स का, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, बट एट द सेम टाइम वी नो कि 40-50 बच्चे तो जा रहे हैं एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में. तो क्या क्राइटेरिया होता है या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है या व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी दैट यू शुड मीट टू बी क्वालिफाइड? ओके, तो जनरली जो ऐसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं ये सिर्फ आपके ग्रेड्स नहीं देखती हैं, क्योंकि हम जनरली ग्रेड्स पे बहुत ही फोकस करते हैं, जो कि करना चाहिए. यू शुड हैव गुड ग्रेड्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि मोस्टली पीपल जंप फ्रॉम वन कोर्स टू अनदर विदाउट टेकिंग अ ब्रेक एंड विदाउट वर्किंग एट ऑल. तो आई थिंक कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस, नॉट नेसेसरली आपको तनख्वाह मिली हो, ये पेड वर्क हो, अनपेड जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो भी वर्क एक्सपीरियंस में आता है, या वॉलंटियर वर्क आपने जो कॉलेज में किया होगा. फॉर एग्जांपल NSS में बहुत बच्चे जो है वॉलंटियर वर्क करते हैं, वो भी वर्क एक्सपीरियंस में गिना जाता है. तो जनरली 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, मिनिमम 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस और आपकी ग्रेजुएशन, आपका अंडर ग्रेड डिग्री, वो जो होता है एक जनरली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फॉर मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स हु आर टारगेटिंग द मास्टर्स स्टूडेंट्स. ओके, देखिए जैसे आपने कहा जो आपकी स्कॉलरशिप थी वो उसमें 2 फेजेस में हुआ. पहले आपका एप्लीकेशन एंड देन यू वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, राइट? तो जो पहला एप्लीकेशन, जो हम पहले प्रोसेस की बात करेंगे, तो एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए या व्हाट ऑल शुड स्टूडेंट कंसिडर कि मैं अपने एप्लीकेशन में ये पर्टिकुलर चीज़ रखूं, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा या सर्टिफिकेट, तो क्या सब स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए? पहले तो यू शुड हैव ऑल ऑफ योर मार्क्स सर्टिफिकेट्स. आपकी मार्क्स सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज इट कुड क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल. प्लस आपके पास 2 रेफरेंसेस होनी चाहिए. रेफरेंसेस कुड बी फ्रॉम योर एम्प्लॉयर्स, रेफरेंसेस कुड ऑल्सो बी फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, लाइक एकेडमिक रेफरेंसेस. 2 रेफरेंसेस मिनिमम आपके पास रहनी चाहिए, और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, चाहे वो सर्टिफाइड हो या अनसर्टिफाइड हो. कुछ स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट मांगती हैं और कुछ नहीं मांगते. सो इट्स कंपल्सरी कि आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस. जी, जनरली तो ऑलमोस्ट सब 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं. और उसके बाद जो है एक एक्सटेंसिव एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है जिसमें दे आस्क यू टू राइट एसेज. जनरली 4 से 5 एसेज होते हैं सब स्कॉलरशिप्स में, जो कि यू नीड टू राइट देम वेल, एंड मोस्टली दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एनी एप्लीकेशन. ओके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि बहुत मैटर करता है. जी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज जनरली स्कॉलरशिप ज़्यादा टारगेट नहीं करती. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कुछ शायद मांगती हैं, जनरली नहीं मांगते, बट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपसे मांगती हैं जब आप एक मास्टर्स कोर्स के लिए या इवन एक PhD कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं. तो येस, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एग्जैक्टली हमें कैसे लिखना है, व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड व्हाट्स द फॉर्मेट, वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए बच्चों को, बिकॉज बच्चे उसमें मिस्टेक कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ गुड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बट सिंस बच्चों को पता नहीं रहता फॉर्मेट क्या है, और उसकी वजह से दे फेस रिजेक्शंस. सो आई फील दैट इट्स इम्पोर्टेंट कि वो जो है उनको बताया जाए. सो ओके, तो व्हाई नॉट वी डू इट हेयर? आप थोड़ा बताएंगे कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते? ओके, तो पहले तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एक वर्ड लेंथ होता है जो कि वैरी करेगा आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स. जनरली एक मिनिमम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कम से कम 500 वर्ड्स का होना चाहिए, जिसमें आप ब्रीफली अपना पर्सनल बैकग्राउंड और अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताएंगे, बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना CV सबमिट कर रहे हैं या आप अपनी एकेडमिक डिटेल सबमिट कर रहे हैं सेपरेटली ऑन द इंटरफेस, सो दे डू नॉट नीड टू नो अगेन अबाउट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, दे ऑलरेडी नो इट. बट सिंस टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आप बेसिक थोड़ा बहुत अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताएंगे. उसके बाद फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फिल अ गैप समवेयर, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में ग्रेड्स कम रह गए हैं तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. क्यों आपके ग्रेड्स कम रह गए? कोविड था, आपका रिसर्च पीछे रह गया, इंटरनेट शट डाउन था, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, वो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि गैप्स जब रह जाती हैं CV में, या कभी हम लोग गैप ईयर ले लेते हैं, यू डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर अ ईयर, एक्सप्लेन दैट 1 year और एक्सप्लेन दो 6 months in your SOP, wherein you're trying to explain your professor or trying to explain the admission committee what exactly did you do in those 6 months. It's not necessary that you did something substantial, but just tell them what you were doing. Even if you were staying at home, you're taking care of yourself, you're taking care of your family, or you were just sitting at home, it's fine. But just tell them, let them know about it. या अगर आपकी कोई strength है,
आपने किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में टॉप किया है, अब आपकी सर्टिफिकेट पे तो नहीं लिखा होगा कि आप टॉपर हैं, आप वहाँ पे सिर्फ मार्क्स लिखे होंगे, तो आप ये बताएंगे उनको कि ये आपकी कोर स्ट्रेंथ है, आपने ऐसे इस पे काम करा था, और ये जो है दिस इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू परस्यू इन योर नेक्स्ट डिग्री एज वेल. सो एक पर्सनल टच देना एसओपी को, एक पर्सनल स्टैंड पॉइंट से एक्सप्लेन करना एसओपी को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये था स्टेप 1, एक एप्लीकेशन प्रोसेस. अब स्टूडेंट्स उसमें सिलेक्ट हो गए, इट विल बी आई गेस एक अच्छा खासा नंबर उसमें वो कर लेता होगा. उसके बाद इंटरव्यू विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, राइट? जी, उसके बाद तो उसमें आई थिंक ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो हो जाता होगा, मे बी नर्वसनेस की वजह से या कुछ भी रीजंस की वजह से. तो उसमें कैसा वो उसका कैसा ये रहता है प्रोसीजर इंटरव्यू का? जनरली स्कॉलरशिप इंटरव्यूज़ तो हम लोग ऐसा सोच के जाते हैं कि बहुत फॉर्मल सिचुएशन होगी, हम फॉर्मल कपड़े भी पहन के जाते हैं, बट जनरली फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप कमिटीज़ होती हैं, दे आर जनरली वेरी कैजुअल एंड दे ट्राई टू कीप इट कैजुअल जस्ट फॉर यू, कि आप नर्वस ना हो जाएं और आप हड़बड़ा ना जाएं. इसलिए उनका जो सेटअप होता है, पूरा स्कॉलरशिप सेटअप होता है, काफ़ी कैजुअल होता है, तो वो आपसे कैजुअली ही बात करते हैं. और जनरली ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आई थिंक ऑनलाइन इंटरव्यू में आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट विजिबल. सो दे जनरली टारगेट यू विद क्वेश्चंस दैट आर रेलिवेंट टू योर एप्लीकेशन. कभी कभी कुछ रिपीट हो जाते हैं, कुछ सवाल जो आपने एप्लीकेशन में ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, बट दे स्टिल आस्क यू दोज अगेन. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो एप्लीकेशन में जो भी कंटेंट लिखा है आप उसको थरली पढ़ें, आप गैप्स लीव ना करें. जो एग्जैक्टली आपने वहाँ पे लिखा आप एग्जैक्टली इंटरव्यू में वही बताएं, सो दैट दे वेरीफाई द स्टोरी, so that they make sure that you are not exaggerating in your application. They verify the story, they cross verify it. So I think वो important है. और plus एक कूल रखना, एक काम रखना, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ओवर द टॉप जाके बोलें, या इट्स नॉट ऑल्सो नेसेसरी कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करें. एक खुद की करेक्ट एस्टिमेशन लेकर प्रॉपरली बात करना एंड टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप फ्लुएंटली बात करें, अगर आप बीच में रुक के बात करेंगे तो दैट वुड नॉट मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन. ओके, जो स्कॉलरशिप्स लाइक यूके में जो आपने स्कॉलरशिप्स कही, या पर्टिकुलरली जो स्कॉलरशिप आपको मिली, आईएलटीएस वगैरह का व्हाट इज़ द नेसेसरी स्कोर दैट यू शुड हैव, या सीजीपीए, जीआरई? जी, वैसे जो मेरी स्कॉलरशिप थी उन्होंने वेव ऑफ कर लिया है आईएलटीएस, तो अचीवमेंट के लिए आईएलटीएस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आईएलटीएस वुड बी इम्पॉर्टेंट. यूके में ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ आपसे आईएलटीएस मांगेंगी या टॉफल मांगेंगी, और मुझे लगता है जनरली एक 6.5 का बैंड स्कोर is a basic necessity for all IELTS courses. But एक चीज़ है कि it's not आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि आप स्ट्रेट अवे आइल्स पे जंप करें. आई अंडरस्टैंड कि आइल्स इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एग्जाम एंड नॉट एवरीबडी कुड अफोर्ड इट. ऑल्सो 2 साल में एक्सपायर हो जाता है, सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रिपरकशंस ऑफ डूइंग दिस. बट वॉट यू कैन डू इफ़ यू कम फ्रॉम एन इकोनॉमिकली लोअर बैकग्राउंड एंड इफ़ यू हैव हैड, फॉर एग्जाम्पल you've had an English degree, let's say, या आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, जो कि ऑलमोस्ट हम सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, यू कैन राइट टू योर यूनिवर्सिटी, यू कैन राइट टू द एडमिशन कमिटी, यू कैन आस्क फॉर अ वेवर. Sometimes they do consider these situations, taking in consideration your economic background, or taking in consideration other factors as well. You can always ask for a waiver. They may or may not give it to you. वो फिर secondary बात है कि आपको फिर IELTS दे देना पड़ेगा, but straight away IELTS पे आप jump ना करें, straight away पहले उनसे एक waiver मांगने की कोशिश कर लें. सो ये जो स्कॉलरशिप है क्या कवर करता है? ट्यूशन या फ़ी जो आपका रहेगा, या अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ, या जस्ट ट्यूशन फ़ी? वेल दैट अगेन वेरीज फ्रॉम स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप, बट जो बड़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं, यूजुअली गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, दे कवर योर ट्यूशन फीस, दे ऑल्सो कवर योर एक्सपेंसेस, दे समटाइम्स ऑल्सो कवर योर फ्लाइट टिकट्स एंड योर मेडिकल इंश्योरेंस एज वेल. ओके, व्हाट अबाउट योर ओन स्कॉलरशिप, द अचीविंग वन? यस, इट डिड कवर एवरीथिंग, सो आई डिड नॉट हैव टू पे एनीथिंग एट ऑल. ओके, तो एक क्वेश्चन रहता है क्योंकि गिवन द प्रेजेंट टाइम बहुत वी डोंट नो कि हम किस पे ट्रस्ट करें. तो जैसा आपने कहा, यू डायरेक्टली वेंट टू द वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की थी, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हु डू नॉट नो एग्जैक्टली कि कौन सी वेबसाइट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या जिन्हें प्रॉपर वे आउट नहीं पता होता. ठीक है, सो वो ट्रस्ट कर लेते हैं किसी कंसल्टेंसीज एंड ऑल. सो डू यू थिंक वो एक रिलायबल ऑप्शन है, या स्टूडेंट्स को करना चाहिए? Well, consultancies, since they make money out of this process, and the process is not very difficult, honestly. अगर आप ये बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस होता है जो आप अपने लैपटॉप पे बैठ के आधे घंटे में कर लेंगे, तो किसी एक थर्ड पार्टी को इस चीज़ के लिए पैसे देना मेरे लिए तो काफ़ी एक
ठीक हरकत नहीं है, इट्स नॉट, बिल्कुल ही अननेसेसरी है। तो स्टूडेंट्स को रादर देन, और इट ऑल्सो बिकम मेक्स यू लेजी, आप खुद से बिल्कुल रिसर्च नहीं करते हैं, आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल अपग्रेड है या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग देम मनी फॉर समथिंग व्हिच यू कैन ईजिली डू ऑन योर लैपटॉप इज समथिंग व्हिच इज completely unnecessary. You should not do it. I'm completely against this. ओके, सो ये तो स्कॉलरशिप की डिटेल्स रही। अब आ जाता है एक फैक्टर कि आप वहाँ गए, आपने पढ़ा, लाइक आपका वो 1 साल का जैसे आपने मास्टर्स का, तो इज़ इट वैलिड हेयर 1 ईयर मास्टर्स? अभी आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1 ईयर मास्टर्स वैलिडेट हो चुका है, उससे पहले नहीं था, आई नो दैट, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप, फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स वहाँ से कर लिया, आप अपना पीएचडी भी वहीं से कर सकते हैं या किसी और कंट्री से कर सकते हैं। फिर जब आप पीएचडी करके यहाँ आएंगे देन ऑफ कोर्स आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड कि प्रीवियस सर्कमस्टांसिस के अंडर शायद 1 ईयर मास्टर्स वाज नॉट वैलिड, बट देयर आर अदर कंट्रीज दैट डू प्रोवाइड 2 ईयर मास्टर्स। फॉर एग्जांपल जर्मनी इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट प्रोवाइड 2 ईयर मास्टर्स, सो यू कैन टेक दैट। ओके, तो अभी हमने जैसे कहा था कि हमने अभी जो बात की थी कि 1 ईयर मास्टर्स के बाद वहाँ पे स्कॉलरशिप जो आपकी अचीवनिंग स्कॉलरशिप है, वो उसके थ्रू आपको अलाउ नहीं करती कि आप डिग्री के बाद वहाँ पे स्टे करें एटलीस्ट फॉर 2 years. What is that if you say? There are a few scholarships that कुछ तो लीगली बाउंड होती हैं, जैसे मैं अचीवनिंग के साथ लीगली बाउंड हूँ कि मेरे को 2 साल आई हैव टू स्पेंड द 2 years in India, but some of the scholarships they're not legally bound, you're not legally bound to them to do that. So it's advised but sometimes it's not enforced. So a lot of people they take other scholarships, for example Commonwealth है या Felix है, they take these scholarships and they continue their studies there. So yeah, universities की अपनी fundings होती हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बहुत सारी इंटरनल scholarships है, विडनफील्ड हॉफमैन है, जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप फिर घर चले जाएंगे, दे give you the option of pursuing PhD as well. So to consider those options if you want to pursue your PhD, I think that would be a very strategic decision to take. आप वो beforehand सोच ले कि अगर मुझे PhD करना है then what would be the suitable option for me. Okay. So okay, now we've reached towards the end. मैं आपसे like just 3 things you want to suggest to students for pursuing scholarships or for applying for scholarships. पहले तो आई थिंक आई वुड आस्क यू टू बी अ लिटिल बिट प्रिपेयर्ड। बच्चे जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उनको यूजुअली नहीं पता होता कि आगे जाके क्या करना है, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू आर वेरी बिजी इन योर ग्रेजुएशन, द एग्जाम्स आर कीपिंग यू बिजी, द सेमेस्टर्स आर कीपिंग यू बिजी, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड, बट टू टेक सम टाइम आउट ऑफ योर डेली स्केड्यूल एंड टू प्लान आउट थिंग्स बिफोर हैंड वुड रियली रियली हेल्प यू अलॉट, बिकॉज अदरवाइज जब आप ग्रेजुएशन करके फ्री हो जाएंगे देन आपके दिमाग पे बहुत प्रेशर आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, सो दैट कैन मेक यू नर्वस, बट इफ़ यू हैव अ प्लान रेडी देन आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही एक फ्लो चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं या प्रोसेस में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं, विच आई थिंक is probably the better thing to do. Okay, I asked for 3 things. Okay, another thing would be to discuss this among your friends, क्योंकि आप अकेले प्लान करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको नहीं पता होगी और आपको कभी पता नहीं रहता, आपका कोई सर्कल में कोई दोस्त होता है जो भी सेम चीज़ प्लान कर रहा होता है, so make sure you talk about these things and make sure you also share these things. Sometimes if you're doing a little bit of research, for example on universities abroad, share these things with your friends. आप उनको भी मोटिवेट करो ताकि वो भी आपके साथ आके एप्लीकेशन प्रोसेस करें। एप्लीकेशन प्रोसेस करने में कुछ जाता नहीं है, जनरली दीज एप्लीकेशन प्रोसेसेस आर आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट टू ट्राई, जस्ट टू अप्लाई, एंड आल्सो आई थिंक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू रिसीव एन ऑफर लेटर फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, इवन इफ यू आर नॉट परस्यूइंग इट, इवन इफ यू रिजेक्ट द ऑफर in the end, but it does boost your confidence and it also tells you that you have hundreds of other options to explore and you are not stuck with one thing and you're not stuck with one option. And I think one more thing I would tell you is that I was working with a non-profit. I'm still working with them. It's called Project Edu Access. We did a lot of workshops online and offline, including Kashmir University. It's completely free of cost. You can register as a mentee there. We will provide you with a mentor, a personal mentor and a professional mentor. Even if you do not want to apply as a mentee, you do not want to be involved with this, one thing that you can do is go to the website and check the resource option. There are tons and tons of resources on that website that help you with application. It helps you with SOP, with research proposal, with how to applying to the university. There's a ton of resource available on that website, so I think that's the
least you could do is that the least we could do probably to help the students here is to give them resource free of cost. Okay, that all those resources are free. Yes, completely free. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you so much.